नवोदय का बहुत बड़ा योगदान रहा है सर सिलेक्शन होने में। सैनिक स्कूल जैसा ही रूटीन होता है, फिटनेस उसी से रहा है हमेशा के लिए। और शाम को भी 1 घंटा गेम पीरियड होता था, तो उससे भी अपने आप को फिट रखने में बहुत मदद की है। CDS, NDA, एपकेट में SSB इंटरव्यू होता है, वहाँ पर जो हमारा नवोदय था तो उसने हमें फिट भी रखा और स्टेज पे जाने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी स्कूल में प्रोवाइड होती थी। अगर हमने बेसिक अच्छा है तो बहुत मदद मिलती है। तो मेरा लगभग बेसिक पूरा नवोदय ने ही बहुत बड़ा योगदान रहा है सर। भूपेंद्र राजस्थान के रहने वाले हैं। 2019 में CAPF में सेलेक्ट हुए। मैं इनको इंटरव्यू करने के लिए पूरे राजस्थान से करीब 1800 किलोमीटर दूर चल के श्रीनगर आया हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भूपेंद्र से सुनी गई तमाम बातों का भरपूर फायदा उठाएंगे और खुद अपने सपनों को साकार करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। और आज मैं हूं CRPF में न्यूली कमीशन्ड असिस्टेंट कमांडेंट भूपेंद्र कुमार नागर के साथ। और जैसा कि CAPF की वैकेंसीज निकली हुई हैं और आप लोगों के मन में जिज्ञासा है कि हम लोग CAPF की तैयारी कैसे करें, तो मुझे लगा क्यों ना मैं जो न्यूली कमीशन्ड ऑफिसर हैं जिन्होंने पिछला एग्ज़ाम दिया था उसको क्लियर किया, उनसे ही डायरेक्ट पूछूं कि तैयारी कैसे की जाए ताकि आप लोग मोटिवेट हों। तो वेलकम भूपेंद्र एंड कंग्रेचुलेशंस फॉर ज्वाइनिंग द ग्रेट बटालियन। थैंक यू। सो भूपेंद्र, मैं आपसे ही जानना चाहूँगा, बिकॉज तमाम जो हिंदुस्तान के बच्चे हैं और ख़ासकर गांव देहात के जो बच्चे हैं, उन सबके सपने होते हैं, उनके एस्पिरेशंस हैं कि वो सेना में अधिकारी बने, CRPF में जाएं, BSF में जाएं। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप अपना परिचय दीजिए कि आप कहाँ से हैं, आपकी एजुकेशन कहाँ पर हुई और आपने कब सपना देखा कि मुझे फ़ौज में जाना है। यस सर, मेरा नाम भूपेंद्र कुमार नागर है। मैं राजस्थान के झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में भी सर एक पनवाड़ है सर, उस गांव का रहने वाला हूँ बेसिकली जी। और मेरा जो बेसिक स्कूल था सर 6 से लेकर 12 तक का, वो जवाहर नवोदय विद्यालय से हुआ है सर। वेरी नाइस। उसके बाद फिर सर मैंने BTech किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से। तो मैंने वही पढ़ाई के साथ साथ मैं CDS एग्ज़ाम की तैयारी करता था, उसी के साथ मैंने CAPF एग्ज़ाम की तैयारी की। लगभग सिलेबस मैचिंग था सर। फिर 2019 CAPF एग्जामिनेशन में मैं अपेयर हुआ, तो उसमें मेरा 142 ऑल इंडिया रैंक था सर। गुड। सो जब आप गांव में थे और नवोदय स्कूल में आप पढ़े, तो नवोदय स्कूल की बड़ी अच्छी भूमिका रही है बच्चों को शेपअप करने में। सो वहाँ पर स्कूलिंग आपकी कैसी रही और क्या नवोदय स्कूल की स्कूलिंग का बड़ा फैक्टर था कि आपने आर्म फोर्सेस में अधिकारी बनने का सपना देखा? यस सर, नवोदय का बहुत बड़ा योगदान रहा है सर सिलेक्शन होने में। एक तरह से जैसे कि नवोदय में सैनिक स्कूल जैसा ही रूटीन होता है। मॉर्निंग में जैसे 1 घंटा PT पक्का होता है सर, तो फिटनेस उसी से रहा है हमेशा के लिए। और शाम को भी 1 घंटा गेम पीरियड होता था, तो उससे भी अपने आप को फिट रखने में बहुत मदद की है। और उसके अलावा वहाँ पर जो टीचर्स होते थे वो अच्छे होते थे सर। तो टीचर्स की पढ़ाई जैसे कि सबसे अच्छा होता है कि सर जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, पब्लिक स्पीकिंग, जो डर का ख़त्म होता है। क्योंकि जब हम किसी भी अच्छे एग्ज़ाम के लिए जाते हैं, ग्रुप A का जो एग्ज़ाम होता है उसमें इंटरव्यू पक्का होता है सर। जैसे कि CDS, NDA, एपकेट में SSB इंटरव्यू होता है और CAPF में UPSC एक इंटरव्यू कंडक्ट करती है। तो वहाँ पर जो हमारा स्पीकिंग का रोल होता है, उसके लिए हमें पार्टिसिपेट करना ज़रूरी होता है। कहीं भी स्टेज में जो भी प्रोग्राम हो, पब्लिक स्पीकिंग का हो, डिबेट का हो, डांस हो, सिंगिंग हो या जो भी हो, तो हमें स्टेज पे, तो नवोदय था तो उसने हमें फिट भी रखा और स्टेज पे जाने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी स्कूल में प्रोवाइड होती थी। बाकी वहाँ के जो क्वालिटी टीचर होते हैं, लगभग जो 6 से लेकर जो 12 तक का सब्जेक्ट होता है, अधिक NDA में तो खासकर वही आता है सर, कुछ भी बाहर से आता नहीं। लगभग 6 से 12 का जो है वही एग्ज़ाम का पार्ट होता है। बाकी का CDS और CAPF में थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, कुछ अलग से बुक्स। तो अगर हमने बेसिक अच्छा है तो बहुत मदद मिलती है। तो मेरा लगभग बेसिक पूरा नवोदय ने ही बहुत बड़ा योगदान रहा है सर। तो यही मैं हमेशा पेरेंट्स को कहता हूँ। और नवोदय स्कूल या ऐसे स्कूल जहाँ पर एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, जैसे मैं खुद केंद्रीय विद्यालय KV में पढ़ा हूँ, सो KV हो गए, नवोदय हो गए, सैनिक स्कूल हो गए, तो ये आपको शेपअप करती हैं। बिकॉज देखिए मेरा हमेशा से मानना है कि आप रातों रात अधिकारी वाले गुण नहीं ला सकते सर।
आपको बरसों से आप जब ऐसे माहौल में रहते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, आपके इर्द गिर्द एक एटमॉस्फेयर है, तो वो बड़ा मोटिवेटिंग रहता है। और नवोदय स्कूल मैंने देखा है कि बहुत हिंदुस्तान के लिए और जो गांव के बच्चे हैं उनके लिए बेनिफिशियल है, बिकॉज वहाँ पर जो वो तो खैर एक अलग मुद्दा हो जाता है नवोदय स्कूल के बारे में बात करने के लिए। तो अब मैं तुमसे भूपेंद्र एक चीज़ जानना चाहूँगा कि CAPF की अगर मैं पर्टिकुलर बात करूँ, जैसा तुमने बताया कि आप बेसिकली CDS की तैयारी कर रहे थे और आपने CAPF में आप अपीयर हुए, तो आपको CDS की तैयारी के साथ साथ क्या एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ा, या फिर यूँ समझ लीजिए कि हम CAPF की तैयारी के अगर आप किसी स्टूडेंट को बताना चाहें, जो आज जो तमाम बच्चे आपको जो देख रहे हैं YouTube के माध्यम से, अगर आप उनको बताना चाहें, और ख़ासकर मैं इस बारे में बात करूँगा कि गांव के बच्चों को अंग्रेजी का बड़ा डर रहता है, तो इस बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल ये मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हमें कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। CAPF का एग्ज़ाम आ गया है, बच्चों का एग्ज़ाम अभी सितंबर में एग्ज़ाम है बच्चों का, बहुत सारे बच्चे हिंदुस्तान में अपीयर हो रहे हैं। तो एक न्यूली कमीशन असिस्टेंट कमांडेंट से बेहतर कौन होगा जिसने पिछला 2019 का एग्ज़ाम जो था उसको क्लियर किया, कि बताए और गाइड करे कि भाई आप ये पढ़िए, आपका ये रूटीन होना चाहिए जिससे कि आप थ्रू हो जाए। पहले बात करते हैं रिटन की, रिटन में हम पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की बात करेंगे, और फिर हम सब्सिक्वेंट जो पर्सनल इंटरव्यू उसके बारे में बात करेंगे। तो मुझे भूपेंद्र आप बताएं कि रिटन को क्लियर करने के लिए CAPF का एग्ज़ाम है या CDS का भी है, मान लीजिए, एक नौजवान लड़के का जो सपने देखता है सेना में जाने के लिए, उसका क्या रूटीन होना चाहिए पढ़ाई को लेकर? CAPF का सर जो जैसे कि पेपर 1 होता है सर, दो पेपर होते हैं बेसिकली, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 ऑब्जेक्टिव रहता है, पेपर 2 रिटर्न रहता है सर। इंग्लिश लगभग इंग्लिश आता है सर, ऐसे डिबेट, ग्रामर 20 मार्क्स का आता है आउट ऑफ 200 ओनली जी। तो 2 पेपर, तो पहला जो पेपर होता है लगभग वो CDS से मिलता जुलता ही है सर। CDS हो गया या फिर NDA की जो GK होती है लगभग उसी से मिलता जुलता होता है सर। तो अगर हमें पेपर 1 की जो तैयारी करनी है उस हिसाब से देखें तो लगभग पेपर 1 का जो अधिकतर जो जनरल नॉलेज होती है वो 6 से लेकर 12 तक की जो NCERT होती है लगभग उसी में से आता है। थोड़ा बहुत 20-30% लगभग बाहर से आता है। तो हर सब्जेक्ट की, जैसे लक्ष्मीकांत होती है, पॉलिटिक्स की, ज्योग्राफी कुछ बुक्स होती है, तो उसका लगभग 20 थोड़ा बहुत कवर कर लो, कवर हो जाता है। बेसिकली NCERT है सर, बेसिकली NCERT है, और करंट अफेयर्स थोड़ा आपको, और बाकी हाँ करंट अफेयर अलग से आता है। जैसे मैथमेटिक्स रहेगा वो लगभग 9-10 का ही मैथमेटिक्स होता है। जो साइंस होता है वो भी 9-10 का ही साइंस होता है सर। और जो जनरल नॉलेज है वो 6 से लेके 11-12 का ही जो जनरल नॉलेज होता है वही जनरल नॉलेज होता है। बाकी हल्का फुल्का बाहर से होता है, तो टीचर्स जो होते हैं वो कंप्लीट करा देते हैं हमको इतना। तो अगर हम 6 क्लास में हैं तो उसी पे स्टूडेंट, जैसे 6 क्लास में नया आता है तो 6 का अच्छे से पढ़े, 7 का अच्छे से पढ़े, 8 का अच्छे से पढ़े, 9 का अच्छे से पढ़े, 10 का अच्छे से पढ़े, 11 का अच्छे से पढ़े, तो उसको लगभग दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करने के भी मतलब बाहर से इतना अधिक पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। बाकी जब 11th-12th में आता है या बाद में आता है तो उसी पे एक्स्ट्रा जब फ्री हो जाएगा तो उसी पे एक्स्ट्रा टाइम देके उन्हीं चीज़ों को बार बार रिवीजन करें। क्योंकि जब हम क्लास में होते तो लगभग हम पढ़ते ही अच्छे से, और जब हम एग्ज़ाम से पहले की बात आती तो फिर हमें केवल रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी हम जब क्लासेस में थे या इससे पहले हम कवर कर चुके हैं NCERTs को, तो उसमें मदद मिलता है। तो पेपर 1 में सबसे अहम रोल रहेगा जो हमारे NCERTs है। तो हमें जो भी क्लास होती है उस पर ध्यान देना है हमेशा के लिए। जो भी अगर नए स्टूडेंट है उनको तो देना ही है, या जो अगर ग्रेजुएशन में नए से स्टार्ट कर रहा है तो उनको भी NCERT पक्का पढ़ना चाहिए। तो बेसिकली 2 बातें हो गई कि एक तो उन बच्चों के लिए जो कि अभी 6-7 में पढ़ रहे हैं, 7th में, तो उनको भैया तुम अभी से पढ़ना शुरू कर दो अपनी क्लास में, ध्यान दो क्लास में। और अब हम कुछ ऐसे जो हमारे जैसे कि हमने स्कूल में तो ध्यान दिया नहीं, तो अब है कि NCERT की किताबें ले लो सारी, 6वीं से लेके 7वीं से लेके पूरी पढ़ डालो, बेसिक क्लियर कर लो, और फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की स्ट्रांग तैयारी कर लीजिए। तो बिल्कुल सही कहा आपने। और पेपर 1 में जो दूसरा अहम रोल आता है सर, वो आता है सर लास्ट ईयर के पेपर का। तो जो CAPF हो गया, जैसे कि उसके जो लास्ट ईयर के पेपर हमें कम से कम सर लास्ट के 5 ईयर के पेपर पक्का लगाने चाहिए सर। ज़्यादा पुराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो जो CAPF एग्ज़ाम है वो भी UPSC कंडक्ट कराती है, जो CDS है वो भी UPSC कंडक्ट कराती है, और NDA जो है वो भी एक तरह UPSC कंडक्ट कराती है। तो तीनों के जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है, CDS की तो मैथमेटिक्स भी रिपीट हो जाती है लगभग, कभी कभी कुछ क्वेश्चन उसी पैटर्न के आते हैं। बाकी NDA की जनरल नॉलेज और CDS का
जो इंग्लिश होता है CDS कंप्लीट और CA वो लगभग कॉमन है। तो हमें 5 साल के CA पे 5 साल के CDS के और NDA के जो जनरल नॉलेज होती है 5 साल की, वो क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करना है सर, पूरे सोल्व करना है। ये बड़ा वैलिड पॉइंट बताया, बिकॉज अभी तक हम यही सोचते हैं कि मैं CAPF कर रहा हूँ तो मैं 5 साल का CAPF कर लूँ, लेकिन तुमने बड़ा वैलिड पॉइंट दिया, बिकॉज सिंस द कंडक्टिंग अथॉरिटी जो है वो एक है UPSC है, सो ऑब्वियसली यस, तो NDA का 12th लेवल है, CAPF और CDS ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम्स हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छी बात बताई आपने कि अगर हम CDS, CAPF और NDA के GK और इंग्लिश पार्ट पूरा अगर हम पिछले 5 साल का कर लें तो एक बहुत क्लियर पाथ और क्लियर रास्ता हमें मिल जाता है, राइट। सो बच्चों के दिमाग में भूपेंद्र बहुत सारी बातें होती हैं जब हम पढ़ रहे होते हैं, टेंडर एज होती है, ये आवर्स कितने घंटों की पढ़ाई करें, ये बड़ा अहम सवाल है, और पूरे दिन को हम कैसे बांटें, ये बड़ा अहम सवाल है। तो तमाम स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि सर हम कितने घंटे पढ़ाई करें, तो क्या कोई इसका मंत्र है या ये वेरी करता है, या कोई मतलब सूत्र दे दो आप कि भैया आप इतने घंटे पढ़ाई करो, तो इसके बारे में क्या कहना है आप? इस मामले में मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि जैसे कि हमारा जो रूटीन होना चाहिए मॉर्निंग में, जैसे जल्दी उठ जाए, 1 घंटा PT जो भी नॉर्मल वॉकिंग, रनिंग या योगा जो भी करना चाहो वो सुबह अच्छा करें। बाकी उसके बाद ब्रेकफास्ट, हेल्दी ब्रेकफास्ट ले, फल फ्रूट जो भी दूध लेना हो, उसके बाद जितना भी हमें पढ़ना हो वो पढ़ाई करें। बाकी लंच टाइम पे ले ले। बाकी फिर उसके बाद हमें दिन में थोड़े आलस आते ही है, तो उस हिसाब से जो सब्जेक्ट हमें रिटर्न का काम हो या कोचिंग करना, मतलब हमें अगर याद करना हो, कुछ याद भी करना होता है, सब बहुत सारी चीज़ें रट्टा मारनी पड़ती है। तो जो हमारा टाइम होता है, जैसे किसी को सुबह याद करना अच्छा लगता है, किसी को दिन में याद करना अच्छा लगता है, किसी को शाम को, रात को, तो उसी हिसाब से वो अपनी तैयारी करे। और बाकी शाम को गेम भी पक्का खेले, ऐसा नहीं कि सर 12 घंटे पढ़ना ही है। बाकी सबसे अच्छा यही कहूँगा कि 5 घंटे पढ़ो, 6 घंटे पढ़ो, 8 घंटे पढ़ो, बस एक चीज़ है कि हमें अपना बेस्ट देना है। अगर हमारा बेस्ट 5 घंटे है तो 5 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो। अगर हम 12 घंटे दे सकते हैं तो 12 घंटे दो। लेकिन जो बाकी चीज़ें होती है, जैसे PT होती है, गेम पीरियड होते हैं, 7-8 घंटे सोना है, उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। इसके साथ साथ बाकी हम जितना भी टाइम दे सकते हैं हमें देना चाहिए, पूरा बेस्ट देना है, क्योंकि जब हम बेस्ट देंगे उतना ही अच्छा रहेगा सर। जहाँ हमारे अगर हम बेस्ट देंगे, जहाँ 300 रैंक आनी है वहाँ 200 रैंक आ जाएगी। अगर बेस्ट देंगे 200 आने तो हम टॉप 50 में आ जाएंगे, टॉप 10 में आ जाएंगे। तो जितना भी हम हमारा बेस्ट दे सकते हैं प्लानिंग के साथ, उसी हिसाब से हमें देना है। गुड। तो बेसिकली मुद्दा ये है कि कोई सूत्र नहीं है, कोई सूत्र नहीं है। जो आप एकाग्रता से पढ़ें और जो पढ़ रहे हैं इतना स्ट्रांगली पढ़ें कि वो आपको याद रहे, और उसके ऊपर जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बिकॉज ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने कर सके उतना करें, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, बजाय इसके कि हम अपनी पढ़ाई को आवर्स के रूप में नापें। इससे बेहतर हमें क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए पढ़ाई को। और बिल्कुल सही बात कही कि अनलेस एंड अनटिल हम खेलेंगे कूदेंगे नहीं तो हमारा जो दिमागी जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन है वो भी नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। गुड। तो पेपर 2 की तैयारी कैसे की भूपेंद्र आपने? पेपर 2 लगभग जो होता है उसमें 200 नंबर का पेपर 2 होता है सर। 200 में लगभग 20 नंबर ग्रामर होता है, वो भी सर लगभग NDA CDS से मिलता जुलता ही ग्रामर है। बाकी जो 180 नंबर होता है वो रिटर्न लगभग रिटर्न ही होता है, जैसे ऐसे राइटिंग होता है, अनसीन पैसेज होते हैं, डिबेट टाइप का होता है सर, फॉर अगेंस्ट होता है। और फॉर एंड अगेंस्ट आपको लिखने होते हैं पॉइंट्स, प्रेसी लिखनी होती है सर। हाँ। तो लगभग जो ये सिलेबस है लगभग 10th 11th 12th जो बोर्ड के पेपर होते हैं लगभग वही मिलता है, वैसे ही एग्जाम आता है, पैटर्न वैसा ही है। लेकिन अगर आपको 4 ऐसे लिखने हैं, आपको 6 टॉपिक दिए जाएंगे और उसमें से 4 ऐसे आपको लिखने हैं, और ऐसे जो है टॉपिक्स जो है वो सारे सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स के ऊपर होते हैं। तो स्टूडेंट एज में जब आप तैयारी कर रहे हो, आप वो ऐसे लिख सको, तो एक तो हो गई मेरी लिखने की प्रैक्टिस, लेकिन मेरी पॉइंट्स क्या रहेंगे मेरे दिमाग में, तो वो तैयारी क्या हम पढ़ के करते हैं या हमारा कुछ रूटीन ऐसा होता है कि सहजता से वो तैयारी हो जाती है। तो क्या जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर हम तो न्यूज़ चैनल देखते हैं, तो आपका इस बारे में क्या कहना है? जैसे कि इंग्लिश का पेपर अटेंड करने के लिए वैसे 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। एक है कि बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, इतनी एडवांस की बोला। ग्रामर जैसे 20 नंबर का आता है वो भी सर लगभग एवरेज ग्रामर होता है, बाकी सब रिटर्न का है। तो रिटर्न में हम सामने वाले को हमें मैसेज पहुंचाना है कि हमने ये लिखा कंटेंट,
तो उसके केवल सिंपल बेसिक हमें बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए। तो बेसिक इंग्लिश वही सिंपल जो टेंस, एक्टिव, पैसिव या सिंपल इंग्लिश में कुछ भी लिख सके अपनी बात कह सके। क्योंकि सर उसके शायद जो जो 4 ऐसे वाला पार्ट होता है वो इंग्लिश में कंपलसरी है, बाकी कुछ पार्ट हम हिंदी में भी लिख सकते हैं। तो बेसिक इंग्लिश वाली कंडीशन हो गई कि हमें बेसिक इंग्लिश आनी ही चाहिए। बेसिक ग्रामर जो बोलते हैं कि हम किसी भी चीज़ को बेसिक लिख सकते हैं, इतना एडवांस लिखने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी जो पेपर 2 के लिए आता है, बेसिक इंग्लिश आगे हम लिख सकते हैं। दूसरा आ गया कंटेंट, लिखना तो हमें आ गया सर, ग्रामर में लिखना है, लेकिन लिखना क्या है अब कंटेंट। तो कंटेंट लगभग उसमें सर ऐसे हो गया, फॉर अगेंस्ट हो गया या समरी हो गया, सब लगभग हमें हमारी नॉलेज, इसमें नॉलेज ही चाहिए सर। कंटेंट लंबा ही चाहिए, तो नॉलेज अब हम नॉलेज कहाँ से ला सकते हैं? एक तो सर लगभग हम जो जनरल नॉलेज के लिए जो पढ़ते हैं, NCERTs पढ़ रहे हैं, लगभग वहाँ से हम हिस्ट्री का डेटा उठाते हैं। अगर कुछ ज्योग्राफी रिलेटेड कुछ अगर ऐसे आ गया तो हम, जैसे कि एनवायरनमेंट संबंधित आ गया तो वो ज्योग्राफी से उठा लेते कंटेंट। कुछ इकोनॉमी रिलेटेड कोई टॉपिक आ गया अगर, तो हम उसको हमारे जो NCERT से उसके, तो जो हमारे जनरल नॉलेज की हम तैयारी कर रहे हैं तो कुछ 50% कंटेंट तो हमें वही प्रोवाइड करा देता है सर। कुछ कंटेंट हमको जो पेपर 2 के लिए कंटेंट होता है वो हमें करंट अफेयर की, बेसिकली जो बहुत अधिकतर जो पेपर 2 का कंटेंट होता है सो करंट अफेयर का होता है सर। तो अगर हम करंट अफेयर की तैयारी कर ही रहे पेपर 1 के लिए, तो वो कंटेंट ही हमारे लिए उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, वही काम उधर उसमें काम आ जाता है। यहाँ मुझे लगता है कि बच्चों को बजाय करंट अफेयर्स के MCQ सॉल्व करने की बजाय करंट अफेयर्स में पूरा डिटेल्ड पढ़ना चाहिए। ये सर, तो यहाँ पर ये सबसे अच्छा रोल आ जाता है कि हमें पेपर 1 के लिए तो सर फैक्ट पढ़ने और पेपर 2 के लिए हमें कंटेंट पढ़ना है कि उसके फायदे क्या है, उसके नुकसान क्या है, या उसके कौन कौन से साइड से जितने भी डिफरेंट साइड होते हैं तो उसकी रीडिंग मानना जरूरी होता है। तो उसके कंटेंट के लिए NCERT सोर्स होएगा, जो स्टैटिक नॉलेज होता है वो लगभग हमें बुक से मिल जाता है। करंट अफेयर से हमें जो नॉलेज मिलेगा वो सर एडिटोरियल पेज होता ही है सर, कुछ भी न्यूज़पेपर हो गया सर, कुछ मैगजीन्स होती है जो किसी भी टॉपिक पे, जैसे कुछ भी नया टॉपिक आया तो उसके बारे में पूरी डिटेल देते हैं कि बैकग्राउंड क्या है, उसके नुकसान क्या होंगे, फायदे क्या होंगे, गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज ला रही है। तो हमें एक मैगजीन पढ़नी चाहिए, एक न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर से हमारा दोनों काम हो जाता है लगभग। पेपर 1 में करंट अफेयर तैयार हो जाती है और पेपर 2 के ऐसे हो जाते हैं सर। बाकी अगर किसी को अगर ऑनलाइन देखने का शौक आदत हो तो अगर आधा घंटा 1 घंटे सर लगभग डिबेट आती है न्यूज़ चैनल शाम को, लगभग आधे घंटे के लिए 1 घंटे के लिए, जैसे राज्यसभा लोकसभा पे तो अच्छा आता ही है, बाकी कुछ चैनल भी, तो वहाँ से भी हमें जितने भी साइट्स होते हैं वो सब अच्छे पॉइंट निकल के आते हैं। तो जो केवल जो फेमस ट्रेंडिंग टॉपिक है सर पेपर 2 में वही अधिकतर हमें कवर करने टॉपिक भटकना नहीं है कि इतना टाइम होता नहीं है कि इतने टॉपिक, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं जो लगभग सर न्यूज़पेपर में जो फ्रंट पेज पे कवर होते हैं बस उसी पे हमें तैयार करना चाहिए। और अगर हम ये माने कि लास्ट 1 ईयर के भी जो भी सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं और जिसके अंदर जो मेन 6 महीने जो हैं लास्ट 6 मंथ, तो लास्ट 6 महीने हैं उसके जो सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स, बिकॉज हमने एग्जाम दिया था 1996 में, तो तब भी यही ट्रेंड था कि लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स कर लीजिए, तो वो चीज़ें थी, राइट। अब एक सवाल भूपेंद्र जो कि हमारे मन में भी था जब हम एग्ज़ाम देने जा रहे थे कि यार हम अंग्रेजी नहीं बोल पाते, राइट। और आज हिंदुस्तान का गांव देहात का अधिकांश बच्चा है और हर कोई तो कॉन्वेंट में पढ़ता नहीं है, शहरों में भी, तो शहरों में भी अधिकांश बच्चे ऐसे हैं कि हम धारा प्रवाह इंग्लिश नहीं बोल पाते। तो क्या ये एक अधिकारी बनने में चैलेंज है या फिर इसका तोड़ क्या है? अगर मैं मान लीजिए नहीं धारा प्रवाह नहीं बोल पाता हूँ, हल्की फुल्की बोल लेता हूँ, तो मुझे किस सिरे से तैयारी करनी चाहिए? बिकॉज इंटरव्यू तो होगा, आपने एक बार रिटन एग्जाम दिया, आप मेरिट में आ गए, तो इसकी अगली कड़ी क्या है? इंटरव्यू है। तो इंटरव्यू के बारे में कुछ बताइए, और खासकर 2 बातें करेंगे इंटरव्यू में। एक तो इंटरव्यू की आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए, तैयारी कैसे करें। दूसरा मेरी जो ये लिमिटेशन है तमाम बच्चों के दिमाग में कि इसको दूर कैसे करें, या ऐसे डरें घबराएं, अपना सपना छोड़ दें या आगे बढ़ें। इंटरव्यू के बारे में बोलना चाहूँगा, जैसे लैंग्वेज का तो कोई इशू ही नहीं है, हम इंटरव्यू हिंदी में भी दे सकते हैं, इंग्लिश में भी दे सकते हैं, या दोनों को मिक्स भी कर सकते हैं। तो लैंग्वेज का वहाँ पर इतना इशू होता नहीं है। मेन इंटरव्यू के लिए इम्पोर्टेंट है हमारे लिए नॉलेज, जो कंटेंट हम क्या बोल रहे हैं वो, और एक हमारा कॉन्फिडेंस। ये 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी लैंग्वेज का तो कोई इशू है नहीं सर। तो कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए तो प्रैक्टिस ज़रूरी है सर। तो प्रैक्टिस अगर
6th क्लास में, 7th में, 9th में, 11th में या कॉलेज में हैं, तो सबसे अच्छा उसका है कि हमें प्रैक्टिस करनी है। तो पब्लिक स्पीकिंग, डिबेट, स्टेज पे जाने का जितना भी मौका मिले हमें पार्टिसिपेट करना है, चाहे हमें क्लास में मिले, कॉलेज में मिले, या अगर हम कहीं भी कोचिंग ले रहे हैं अकेडमी में, जहाँ भी, तो हमें पब्लिक स्पीकिंग की हमेशा प्रैक्टिस करनी है, चाहे वो हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो। तो प्रैक्टिस हमें धीरे धीरे हमको कॉन्फिडेंस दे देती है। बिल्कुल। और बाकी जो इंटरव्यू होता है उसके भी मॉक टेस्ट होते हैं, तो वो भी एक तरह से प्रैक्टिस है, तो वो भी हमें कॉन्फिडेंस देता है। तो एक तरह से कॉन्फिडेंस तो हमारा कवर हो जाता है। अब बचा कंटेंट, जो नॉलेज होता है। तो CAPF का जो इंटरव्यू होता है उसमें 4 मेंबर होते हैं। तो 4 मेंबर, लगभग जो 4 मेंबर होते हैं, सब वो अलग अलग फील्ड से ही क्वेश्चन पूछते हैं। तो जैसे कि जो पहला मेंबर रहेगा, जो उनका हेड रहेगा, वो लगभग हम एक फॉर्म, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म होता है, डेफ बोलते हैं सर, उसको भरवाते हैं। वो दैट इज ए पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है उसके अंदर। PIQ भरते हैं, PIQ फॉर्म होता है SSB में। हाँ, तो ऐसा इसमें डेफ बोलते हैं, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म। एक फॉर्म होता है जो हम कहाँ के रहने वाले, हमने एजुकेशन क्या की है, कौन से अचीवमेंट है, हमारी हॉबीज़ क्या है, उस फॉर्म में लगभग ये डिटेल होती है। तो जो पहला मेंबर रहेगा वो अधिकतर डेफ से ही, सबके हाथ में डेफ होता है, तो वो पहला मेंबर जो रहेगा लगभग डेफ से ही जनरली क्वेश्चन पूछता है कि जैसा कि हम झालावाड़ के रहने वाले, जैसे किस जिले से रहने वाले, राजस्थान के रहने वाले जैसे, तो राजस्थान के बारे में पूछ लेगा। राजस्थान से करंट अफेयर के जो कुछ पॉलिटिक्स में मुद्दे चल रहे हो, या राजस्थान में कौन से इशू है, क्या है, राजस्थान की क्या स्थिति है, या ज्योग्राफी रिलेटेड पूछ लेगा कि तुम्हारा यहाँ पर, जैसे मुझसे पूछा था कि तुम्हारा वहाँ का कौन सी क्रॉप्स होती है, या ट्रेड पूछ लेंगे, क्या क्या ट्रेड होता है, इकोनॉमी तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट की क्या है, बिल्कुल, या लिटरेसी रेट के बारे में पूछ लेंगे, जैसे भी। तो मोटे तौर पे आपके इलाके की अवेयरनेस तो आपको होनी चाहिए, हमारे इलाके की होनी चाहिए, हमारे राजस्थान की होनी चाहिए सर, तो देश की होनी चाहिए, दुनिया की होनी चाहिए। पहला मेंबर अधिकतर हमारा उस फॉर्म से रिलेटेड ही पूछता है। फिर जो दूसरा मेंबर होता है, लगभग वो जो क्वेश्चन पूछता है वो लगभग हमसे पूछ लेता है हमारे स्कूलिंग या फिर ग्रेजुएशन से रिलेटेड। जैसे मैंने बीटेक किया था, तो फिर आपसे बीटेक के सवाल, तो मुझसे लगभग टेक्निकल क्वेश्चन पूछ लेगा। एकदम बेसिक क्वेश्चन होते हैं कि हमें कोई फैक्ट नहीं, कोई सोल्व करने की जरूरत नहीं है, सिंपल नॉलेज। जैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग था, तो मुझसे पूछ लेंगे कि मोबाइल कैसे काम करता है, जैसे हमारा मोबाइल का होता है, या रडार कैसे होता है, या फिर उसी बीटेक से संबंधित पूछ लेंगे जो तुम्हारी टेक्नोलॉजी होती है, तुम्हारी एजुकेशन होती है, उसको तुम इस फील्ड में कैसे यूज करो। सबसे अच्छा क्वेश्चन उसका, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि जो आप बैकग्राउंड लेके आ रहे हैं, पहली बात तो आप बीटेक इंजीनियर है, तो आप आर्म फोर्सेस में क्यों आ रहे हैं, और अगर आ रहे हैं तो आप कैसे इस नॉलेज को वहाँ ले जाके उपलब्धि लेके आओगे। तो सब बेसिक क्वेश्चन हो गए, इसको कैसे यूज करोगे, या अभी कौन सी नई टेक्नोलॉजी है तुम्हारे फील्ड में। तो सेकंड मेंबर लगभग वो पूछेंगे हमसे, बीटेक के बारे में पूछ लेगा, या फिर अगर स्कूलिंग है तो स्कूलिंग पूछेंगे, साइंस बैकग्राउंड से तो लगभग थोड़े बहुत क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन, कुछ अलग से नहीं। तो सेकंड मेंबर लगभग वो पूछ लेता है। और जो थर्ड मेंबर होता है लगभग उसका, तो साइकोलॉजिस्ट रहता है, वो हमारे कैरेक्टर का पता लगाना चाहते हैं कि हम बेईमान आदमी हैं, अच्छे आदमी कैसे है। तो वो कंडीशन सिचुएशन क्वेश्चन देता है सर, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, जैसे कि। तो इसमें कोई आपको, जब आप रिटर्न में, जब आप मेरिट में आए, तो उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, जिसको पर्सनैलिटी टेस्ट बोलते हैं। तो उसमें कुछ स्टेजेस हैं, या वो एक ही दिन होगा? इट्स ए काइंड ऑफ, बिकॉज SSB के अंदर तो करीब 4 से 5 दिन का प्रोसेस है। सबसे पहले स्क्रीनिंग हो जाती है, स्क्रीन, अगर आप स्क्रीन आउट हो गए तो कुछ भी नहीं है, स्क्रीन इन हुए तो फिर आप पूरे प्रोसेस के थ्रू जाते हैं। फिर साइकोलॉजी टेस्ट होते हैं, GTO टास्क होते हैं, दुनिया भर के टास्क होते हैं वहाँ पर, और पर्सनल इंटरव्यू भी होता है। सो CAPF में जो पूरा का पूरा जो पर्सनैलिटी टेस्ट है, शायद वही बोलते हैं, पर्सनैलिटी टेस्ट बोलते हैं। तो वो एक दिन का प्रोसेस है, या उसमें भी कुछ रिटर्न होता है, क्या होता है? ये पर्सनल इंटरव्यू बोलते हैं, इंटरव्यू है वो सिंपल सर। तो 4 मेंबर बैठे होते हैं, मुश्किल से सर ये 10 से लेके आधे घंटे का इंटरव्यू होता है, और कुछ नहीं होता, बस इतना ही होगा। SSB के अंदर भी एक इंटरव्यू का पार्ट होता है सर। हाँ। तो सिंपल पर्सनल इंटरव्यू जो होता है, तो सेम केवल इतना ही होता है और कुछ नहीं सर। तो चलिए, गुड। तो ये क्लैरिटी होगी सबको कि CAPF के अंदर जो पर्सनैलिटी टेस्ट है, उसके अंदर आपको एक दिन बुलाया जाएगा, आप मेरिट में हैं तो, और आपका 4 लोगों का पैनल होगा, और वो आपका इंटरव्यू लेगा। तो हम वापस चलते हैं थर्ड मेंबर के पास, जो पैनल के हैं। वो आपने बताया साइकोलॉजिस्ट होता है। तो हमको कुछ भी कंडीशन देते हैं, बोलते हैं कि करप्शन के बारे में कि तुम्हारा क्या विचार है, या हमारी लाइफ के बारे में बताएंगे, तुम्हारी क्या नेगेटिव पॉइंट्स है, ये हमारे बारे में जानना चाहते हैं कि हम किस टाइप के इंसान है। आप अंदरूनी किस प्रकार के, आपने रिटर्न तो अच्छा दे दिया, आपने पढ़ के, लेकिन आप, बिकॉज आर्म फोर्सेस में तो अगर आपका
बेसिक इंटेंट स्ट्रांग नहीं है, बेसिक इंटेंट, तो आप तो आर्म फोर्सेस ऑफिसर बन ही नहीं सकते। सो और फिर चौथा मेंबर का, अब जो चौथा मेंबर होता है लगभग वो सर डिफेंस का मेंबर रहता है सर, या तो पुलिस का मेंबर होगा, आर्मी का मेंबर होगा, लगभग जनरली ऐसा देखा जाता है। 1-2 मेंबर अलग हो सकते हैं। तो चौथा जो डिफेंस का मेंबर होगा वो डिफेंस के बारे में पूछेगा कि जैसे कि इसमें चॉइस होती है सीएपीएफ में 5 फोर्सेस होती है सर, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी। तो उसमें प्रेफरेंस होती है सर कि सबसे पहले आपकी कौन सी फोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, सीआरपीएफ ज्वाइन करना चाहते हो, क्या ज्वाइन करना चाहते हो। तो वो डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि सीआरपीएफ क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, सीआरपीएफ का स्ट्रक्चर क्या है, सीआरपीएफ क्या क्या काम करती है, तुम्हारा क्या क्या रोल होगा, तुम क्या क्या करोगे सर, बाकी कि तुम डिफेंस क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। तो वो डिफेंस रिलेटेड ही अधिकतर सवाल क्वेश्चन पूछते हैं सर। तो बेसिकली जो ये पर्सनैलिटी टेस्ट है, ये एक प्रकार का इंडिविजुअल का फिटमेंट टेस्ट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और उसका अडेप्टेबिलिटी टेस्ट है कि जब हम किसी इंडिविजुअल को सिलेक्ट कर रहे हैं तो पहली बात तो उसका फिटमेंट है कि नहीं है, और क्या वो नई सिचुएशन में जाके अडेप्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो वो जो पैनल होता है वो डिस्कस करके और समझ के इंडिविजुअल को इंटरव्यू करता है, और उसके बाद में अपनी वो रिपोर्ट देता है और अल्टीमेटली सिलेक्शन होता है। तो गांव में कैसा माहौल था जब तुम सेलेक्ट हो गए? तो तुम्हारे गांव से कितने और सीएपीएफ में ऑफिसर हैं? सर मैं गांव से पहला सीएपीएफ ऑफिसर हूँ। वेरी नाइस, गुड। सो और तो कैसा माहौल हुआ जब सेलेक्ट हुआ, मेरिट में नाम आया, क्या किया, क्या उत्सव मनाया, कैसा किया, वो बताइए जरा। गांव में बहुत खुशी हुई, पटाखे चलाए सर, पूरे गांव में मिठाई बांटी गई सर, और बहुत खुश हुए सर। ये यूनिफॉर्म की जो एक तरह से फौज की नौकरी होती है सर, वो बोलते हैं कि नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, एक सर्विस है सर ये। तो देशभक्ति, तो गांव वाले बहुत मोटिवेट है। यूनिफॉर्म मुझे भी सर सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, घर वालों को अच्छा लगा कि एक रेस्पेक्ट वाली लाइफ होती है सर। तो बहुत खुशी का माहौल था सर। बाकी जितने भी दोस्त होते, नए स्टूडेंट्स होते, सब फौज में जाना चाहते हैं, पूछते कि कैसे तैयारी करें, तो सब भी अब मेहनत करना चालू स्टार्ट कर देते हैं सर। गुड। और फिर वापस अपने स्कूल गए सिलेक्ट होने के बाद में? अभी स्कूल जाना नहीं हुआ सर, उसके बाद ट्रेनिंग में चले गए, ट्रेनिंग में बिजी सर। फिर उसके बाद अभी इधर आ गए सर। अब जब भी नेक्स्ट छुट्टी में टाइम मिलेगा सर, स्कूल पक्का जाएंगे सर, क्योंकि मैं बहुत बड़ा योगदान है सर स्कूल का। बिल्कुल। सो भूपेंद्र राजस्थान के रहने वाले हैं, 2019 में सीएपीएफ में सेलेक्ट हुए, और मैं इनको इंटरव्यू करने के लिए पूरे राजस्थान से करीब 1800 किलोमीटर दूर चल के श्रीनगर आया हूँ, और यहाँ पर मैं इनसे मिला और इनका इंटरव्यू ले रहा हूँ। और मुद्दा यही है कि कैसे इनकी सफलता से आप सभी बच्चे मोटिवेट हों और तैयारी करें ज़ोर शोर से। भूपेंद्र ने यही बताया कि पैटर्न आपके अनुरूप होना चाहिए, आप अपना बेस्ट दें और अपने प्रति ईमानदार रहें, अपने माता पिता के सपनों को सजग करें, अपने सपनों को देखें और जी तोड़ मेहनत करें, और केवल किताबी कीड़े ना बने। आप इर्द गिर्द में क्या चल रहा है समाज में, सामाजिक व्यवस्था में क्या चल रहा है, राजनीतिक व्यवस्था में क्या चल रहा है, देश दुनिया में क्या चल रहा है, इस पे पूरी नज़र रखें, क्योंकि अधिकारी बनने की तैयारी एक दिन में नहीं होती, उसके लिए बरसों लग जाते हैं। और मैं बहुत खुश हूँ आज एक यंग ऑफिसर से मिलकर, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भूपेंद्र से सुनी गई तमाम बातों का भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और खुद अपने सपनों को साकार करेंगे। थैंक यू भूपेंद्र, बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके, और खुशी हुई, और सबसे बड़ी खुशी ये हुई कि देश के गांव के बच्चे ये सपना देखते हैं कि उन्हें अधिकारी बनना। गुड, गॉड ब्लेस यू।